हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हमारा क्या है, डे सेकंड है, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने कल डे फर्स्ट से स्टार्ट किया था। और टोटल क्या है 25 क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस की थी। इसमें हम लोगों का मतलब कि टारगेट क्या है, टोटल हम लोगों के जब तक कि प्रीलिम्स नहीं आता उससे पहले पहले क्या हम लोग टोटल 10,000 MCQ की प्रैक्टिस कर लेनी है। जिसमें क्या होगा, पिछले PYQ में IAS के होंगे, CDS, CAPF या फिर PCS के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे जो हमारे एग्जाम में आने लायक हों या फिर उसकी थीम रिपीट हो सकती थी, उन सारे के सारे क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो टोटल क्या है 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, आज के वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आप लोग प्रैक्टिस वाले सेक्शन पर और उसके बाद में प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अभी प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे। और अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। और इससे पहले हम लोगों ने क्या मतलब कि 2024 के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहा था। तो आज क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा 2024 का। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा होगा, तो आज भी हम लोग क्या क्वेश्चन टोटल 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पश्चिम से पूरब की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसमें क्या बोला है, पश्चिम से पूरब, यानी कि पश्चिम से पूरब। तो आप जानते होंगे गंगा नदी है, उसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अगर आपको ये क्रम पता है बाएं तट की नदियों का, तो आप आराम से इसको इजीली क्लियर कर सकते थे। तो कहाँ से आपको स्टार्ट होता है, रामगंगा से स्टार्ट होता है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए रामगंगा कहाँ से, रामगंगा तो है नहीं, इसके बाद गोमती, तो गोमती तो मिल गई, रामगंगा, गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, उसके बाद में क्या आएगा, महानंदा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बी होगा, यानी कि गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो 6 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं अभी और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्या किया था, कल प्रैक्टिस कर लिया था इसको, तो इसको हटा देते हैं, अगला वाले क्वेश्चन पर कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करना, उपरोक्त में से कौन सा देश उत्तरी समुद्र के साथ लगती है, यानी कि किसकी सीमा जो है उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। तो इसमें आपको बता देते हैं कि जो हमारा देश है, तो इसका आप लोगों को अगर आंसर बताना चाहो तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2 सही होगा, यानी कि केवल 2 विकल्प सही है। इसमें क्या होता है, जो उत्तरी सागर होता है यानी कि जो ब्रिटिश द्वीप समूह है वहाँ पे पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो रूस होता है, रूस की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि रूस जो होता है हमारा इस साइड में पड़ जाता है थोड़ा सा अलग। और ना ही क्या लगती है, फिनलैंड की सीमा लगती है। तो फिनलैंड भी हमारा क्या ऊपर आ जाता है। तो इसमें सीमा किसकी किसकी लगती है, जर्मनी और नॉर्वे की सीमा केवल लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल 2 विकल्प सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा हमारा, बी होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में जलप्रपात दिया गया है और क्या है, क्षेत्र दिया गया और नदी दी हुई है। तो आप जानते होंगे कि UPSC ने देख रहे होंगे कितना डिटेल में पूछ लिया गया, यानी कि जलप्रपात का आपको नाम भी पता होना चाहिए, उसका क्षेत्र भी पता होना चाहिए, साथ साथ क्या उसकी नदी भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें पूछा गया उपयुक्त में से कितनी पंक्तियाँ सही सुमेलित हैं। और इसको वही कर पाएगा जिसको क्या बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो इसको आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका अगर आप मैं बताना चाहूँ तो इसमें केवल एक सही है, यानी कि विकल्प केवल एक सही है। और इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर ही है, पर इसका क्षेत्र मालवा है जो शायद सही है बिल्कुल। पर बाकी 2 शायद मुझे लग रहा है गलत है, इसका आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर मैं बताना चाहूँ तो क्या है, केवल एक कथन सही है। तो यानी कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि केवल एक सही है, और बाकी एक बार चेक कर लेंगे दोबारा से आप इसे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे जो धुआंधार जलप्रपात है हमारा, ये मालवा वाले क्षेत्र पे नहीं है, ये कहाँ पे पड़ता है हमारा, धुआंधार जलप्रपात जो हमारा होता है बघेलखंड वाले क्षेत्र पे पड़ता है। तो यानी कि इसका क्या है, वन वाला गलत होगा और थर्ड वाला भी गलत होगा। गोरसप्पा जलप्रपात जो है पश्चिमी घाट में तो पाया जाता है, परंतु इसकी नदी जो है कौन सी है, सारावती नदी है, ना कि नेत्रवती नदी है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा केवल बी, यानी कि जो हुंड्रू जलप्रपात है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में है और साथ 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 क्या स्वर्ण रेखा नदी पर बनता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, केवल ए। तो इसको मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तो इसमें बोला गया है कि उपयुक्त में से सूचना दी गई है और उसको क्या है, कितनी पंक्तियाँ सही सम्मिलित हैं। तो अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं, क्योंकि मध्य एशिया में पाया जाता है वॉसजेस पर्वत। तो आपको पता होगा वॉसजेस पर्वत क्या होता है, एक बलित पर्वत नहीं होकर के क्या होता है, एक ब्लॉक पर्वत, यानी कि भ्रंश पर्वत होता है। तो यानी कि एक तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है।
और यूरोप में आप जानते होंगे आल्प्स। आल्प्स क्या होता है, हमारा बलित पर्वत होता है। तो इस प्रकार से यानी कि इसका क्या होगा, बी, यानी कि 1 और 2 तो बिल्कुल गलत होगा। तो 1 और 2 तो बिल्कुल गलत होने का मतलब है कि 3 और 4 तो नहीं हो सकता है। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, उत्तरी अमेरिका में क्या पाया जाता है, अपलेशियन पाया जाता है, जो कि क्या होता है, बलित पर्वत है। और साथ ही साथ क्या दक्षिणी अमेरिका में क्या पाया जाता है, एंडीज पाया जाता है। तो ये भी हमारा क्या होता है, बलित पर्वत होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 का बी, यानी कि केवल 2 विकल्प सही हैं। तो आगे चलिए पढ़ लेते हैं आगे वाले क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं, आप तभी कर पाएंगे जब आपको डिटेल में नॉलेज होगी। और इसीलिए क्या होता है, इन क्वेश्चन में करने में थोड़ा सा टफ हो जाता है, और नॉर्मली इसको आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे अगर जब तक कि आपको इसमें क्या डिटेल में नहीं पता। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित पत्तन है उसमें से आपको बताना है। तो निम्नलिखित पत्तनों पर विचार कीजिए, हाल ही में उपरोक्त में से इनका निर्माण नवीन यानी कि ग्रीन फील्ड परियोजना के रूप में किया गया है। तो आपको पता होगा ग्रीन फील्ड परियोजना क्या होती है, उसके बारे में आप जानते होंगे कि ऐसी परियोजना क्या होती है जो बिल्कुल नहीं हो, उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड परियोजना। और इसमें क्या बोला, कौन कौन सी जो है निर्माण जो है ग्रीन फील्ड परियोजना के तहत किया गया है। तो अभी चलिए इसको देख लेते हैं। डोनीपोली विमानपत्तन, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, या फिर विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। तो इसमें क्या होगा हमारा, यानी कि जो विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है ये ग्रीन फील्ड नहीं है, बाकी क्या है 1 और 2 दोनों हमारे क्या है, ग्रीन फील्ड है। तो यानी कि 11वें का क्या होगा आंसर हमारा, राइट, केवल 1 और 2 विकल्प सही होंगे। और उसके बाद में अगर आपको और भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मैं बता देता हूँ। तो चलिए बाकी आगे का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, जलवाष्प के संदर्भ में बोला, यानी कि ये भी हमारे क्या ज्योग्राफी या फिर इकोलॉजी इन्वायरमेंट से संबंधित है कि जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ क्या घटती है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा क्या है, बहुत तेज़ी से घटती है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो क्या ध्रुवों पर इसका प्रतिशत जो होता है सबसे अधिक होता है, ये बात सही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्रुवों पर नहीं होता है। कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा के आसपास में होता है या फिर समुद्र के पास होता है। तो बार में का क्या होगा हमारा राइट आंसर, केवल 1 सही होगा कि ये क्या ऊंचाई के साथ बहुत ही तेज़ी से घटती है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या हमारा, कोई क्षेत्र दिया हुआ है उसकी जलवायु के बारे में बताना है। और शायद इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने शायद थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, 1 सेकंड आप वेट कीजिए और अभी चालू हो जाएगा बस। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा हाथ लग गया था तो वो जो हमारा PDF है वो कट गया था। तो चलिए आगे कर लेते हैं अभी। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें बोला है निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए, एक विवरण दिया है और किसी जलवायु क्षेत्र के बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कल प्रैक्टिस भी किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोला। तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है। तापमान भिन्नता कितनी है, 50 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में। तो किस प्रकार की जलवायु है, विषुवतरेखीय जलवायु है, 3 प्रकार की जलवायु है, आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, या फिर पश्चिमी तटीय प्रकार की जलवायु है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13 का, जैसा कि हम लोगों ने कल बताया था। इसका क्या होगा, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, यानी कि समुद्र का जो पश्चिमी तटीय भाग होता है उसकी जलवायु के बारे में बात की है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो गया था, तो इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। और चलिए अगला देख लेते हैं, कोरियोलिस बल के बारे में पूछा गया है। तो कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, यानी कि जो पवन का वेग होता है उसमें वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि पवन के वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता। हाँ, तो ये भी बात भी बिल्कुल सही है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता। हालांकि भूमध्य रेखा पर भी बिल्कुल जीरो नहीं होता, पर इसके मतलब कि नगण्य कह सकते हैं, मतलब कि उसको आप काउंट भी ना करें तो मतलब कि उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता। तो बात बिल्कुल सही है, यानी कि 14 का क्या हमारा होगा, राइट आंसर सी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या हमारा, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। यानी कि किन अक्षांशों पर क्या है, सूर्य का समय जो है 12 घंटे से अधिक समय तक रहता है। क्या भूमध्य रेखा पर हमारा 12 घंटे से अधिक रहेगा, तो बिल्कुल गलत बात है कि भूमध्य रेखा पर तो क्या हमारा 12 घंटे से अधिक तो बिल्कुल नहीं होता।
तो 15 का हमारा क्या हो जाएगा, एक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद में क्या, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो हम तो क्या यहाँ पे क्या बता सकते हैं आप, 12 घंटे से अधिक समय तक रहता है। तो आप जानते होंगे मकर रेखा जो होती है, 21 जून को आपका सूर्य कहाँ पे आता है, यानी कि ये जो हमारा विषुवत रेखा, इधर क्या होता है हमारा, कर्क रेखा होती है। तो कर्क रेखा पे क्या होता है, हमारा सूर्य इस रीजन में होता है, और जो कि क्या होता है हमारा 12 घंटे से अधिक विद्यमान रहता है। तो यानी कि उत्तरी ध्रुवी पर, और क्या होगा हमारा कर्क रेखा पर, केवल इन्हीं दो जगहों पर क्या होता है 12 घंटे से अधिक होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 2 और 4। और जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो समझ गया होगा मैंने किस बात को बताया। मैंने बोला कि जब हमारा ये पृथ्वी मान लिया हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, जब हमारा 21 जून को सूर्य कहाँ पे होता है, इस वाले रीजन में होता है। और जब 21 जून को हमारा इस वाले रीजन में होगा, तो सूर्य मैक्सिमम जो हमारा 12 घंटे से अधिक समय तक कभी प्रकाश दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, या तो ध्रुवों पर दिखाई देगा या फिर कर्क रेखा पर दिखाई देगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं अभी। और इस क्वेश्चन को काफ़ी लोगों ने गलत किया था, केवल मतलब कि 2 लगा के चले आए थे। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार फिर से, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो क्या करेगा, डिटेल में कॉन्सेप्ट को पढ़ लेगा। चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है। इसको भी हम लोगों ने कल किया था, तो इसको भी आप देख सकते हैं, हमने बोला था वो कौन सा था, कांगो बेसिन के बारे में बात हुई थी, जो कि क्या है, पीठभूमि विश्व की सबसे बड़ी है, और क्या 1/3 कार्बन को अवशोषित करती है, और हाल ही में क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस पर खतरा आ रहा है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इसको भी हम लोगों ने कल कर लिया था, इसको भी नहीं देखते हैं, और इसको भी हम लोगों ने कर लिया था कल। तो कुछ नए क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे 25, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, कल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और उसमें क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट सारे थे वही किए थे। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित उपयुक्त में से कितने मटर कुल, यानी कि मटर की फैमिली से कौन से पौधे हैं। तो क्या आप सोयाबीन को कह सकते हैं, हाँ सोयाबीन हमारे क्या आता है, मटर की श्रेणी में आता है। और उसके बाद में हमारे क्या आता है, कुल्थी, यानी कि हॉर्स ग्रास, हार क्या है, हॉर्स ग्राम। तो हमारा हाँ ये भी क्या होता है, मटर की श्रेणी में आता है। यहाँ पे सभी को कन्फ्यूजन होता है कि मूंगफली, क्या मूंगफली हमारा मटर की श्रेणी में आता है या नहीं। तो यहाँ पे बता देते हैं आपको कि मूंगफली भी हमारा क्या होता है, मटर की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से 19 का क्या हो जाएगा हमारा, केवल, यानी कि सभी तीनों के तीनों आंसर सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नए क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस कराया जाए। तो अभी क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमारा कौन सा है, जो कि 18 वाला हम लोग पहले ही कल कर चुके हैं इसको, तो इसको दोबारा से नहीं करेंगे। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में पूछा गया है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अगर आप जानते होंगे, उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या किया है, पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। पीड़क जंतु उन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं, तो जिसे नहीं पता उसे बता देते हैं कि पीड़क जंतु उन्हें कहते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, उसे कहते हैं पीड़क जंतु। और इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। तो हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, जिसको नहीं पता है तो वो अनुमान लगा सकता है कि शायद कोई बड़ा जीव होगा। तो आपको बता देते हैं, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है, ये एक चमगादड़ होता है, जो क्या करता है, मतलब कि एक तरीके से 1972 के तहत पीड़क जंतु की श्रेणी में आता है, और उसका क्या है, ये अन्य जंतुओं का क्या करता है, रक्त पीता है। तो इसको क्या किया है, 1972 की श्रेणी के तहत पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया, यानी कि इसका आप शिकार भी करेंगे तो सरकार आपको रोकेगी नहीं। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं, और सही व्याख्या भी करते हैं। तो क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बताया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया है, वैसे तो यहाँ पे एक और बात आपको बता देते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको यूपीएससी ने क्या किया था कि अपनी जो मूल्यांकन की श्रेणी, यानी कि मूल्यांकन से हटा दिया था। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है कि जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है, ये क्या एक चमगादड़ है, और क्या करता है, इसको पीड़क की जंतु की श्रेणी में रखा गया है या नहीं रखा गया, इसको एक बार आप कन्फर्म कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने क्या किया है, इसको जो है मूल्यांकन से हटा दिया है। तो शायद इसमें कुछ मिस्टेक रही होगी, इसलिए यूपीएससी ने क्या किया है, इसको मूल्यांकन से हटा दिया है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की को भी साथ में रखे हुआ हूँ, ताकि आप लोगों को क्या कंप्लीट, मतलब कि राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके, ना कि आपको कोई मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की को अपने साथ में लेके बैठा हूँ। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जीव दिया है क्या, सिकड़ा, जिसे क्या कहते हैं, साइकेडा भी कहते हैं।
और उसके बाद में क्या है, जीव है सिकड़ा, मंडूक फुदक, मंडूक फुदक यानी कि फ्रॉग हापर, और ताल बिसर्पी यानी कि पॉड केटल। आप नाम भी देख रहे हो कितने टफ नाम दिए हुए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश के भी थोड़े से टफ हैं, जिसने नहीं सुने। ये क्या है, यानी कि पूछा कि ये सब क्या है, क्या पक्षी हैं, मत्स्य हैं, कीट हैं, सरीसृप है। तो आप यहाँ पे एक बार ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए ही नहीं टफ होगा, सारे के सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे, शायद ही किसी ने किसी का नाम सुना हो। तो सिगड़ा से समझ में आ रहा है शायद कुछ पेड़ पौधे से संबंधित हो सकता है, परंतु मंडक फुदुक यानी कि ये तो कुछ मेढक से संबंधित लग रहा है। वहीं ताल बिसर्पी यानी कि पॉड स्केल्टर, ये भी कुछ मतलब कि कीड़े मकोड़े से ही संबंधित कुछ लग रहा है। तो अनुमान आप लगाएंगे तो अनुमान लगा सकते हैं शायद कुछ कीट होगा, यानी कि मेढक तो क्या है कीड़े में ही आएगा, तो अनुमान लगा सकते हैं तो क्या कीट होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा है, कीट है। ये सारे के सारे क्या हैं, कीट हैं। तो हालांकि सिगड़ा से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि कोई पक्षी या फिर पौधा होगा, पर अगर आप मूक क्या लिखा है, मंडूक फिदूक यानी कि फ्रॉग हॉपर या फिर पॉड स्केल्टर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कुछ कीड़ों की बात हो रही है। तो इस यानी कि 21 का क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर सी होगा। आगे पढ़िए, चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 22। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है किसे, जो बाजार में चिंगम पाई जाती मिलती हैं। अनेक च्युइंगम गमों में गोंद के रूप में प्लास्टिक होता है, यानी कि हम चिंगम को चबाते हैं वो क्या प्लास्टिक होती है। तो यानी कि एक बात तो बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये प्लास्टिक है या फिर रबड़ है या फिर कुछ और। अगर आप प्लास्टिक को रबड़ समझ रहे हैं तो वो भी प्लास्टिक की ही श्रेणी में आ जाती है। तो यानी कि एक और दो दोनों सही हैं, दो इसकी व्याख्या सही करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 22 का ए होगा, यानी कि कथन एक और दो दोनों सही हैं, और कथन दो की व्याख्या मतलब एक की कथन दो सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, डी उपयुक्त देश दिए हैं और उसके पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 हमारा है इसके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं, क्या बोला है। देश दिया है और अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में पूछा है। बोला है ब्राज़ील, ब्राज़ील में क्या एंड्री पाया जाता है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में क्या एल्क पाया जाता है। या फिर मेडागास्कर, मेडागास्कर में क्या बोनोबा पाया जाता है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि सारे के सारे जो क्या है गलत मिलान किए हुए हैं आपस में, एक दूसरे से गलत है। तो इस प्रकार से हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कभी रिपीट होगा, बस क्या होगा, बस थीम रिपीट होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही कम होता है कि रिपीट हो जाए। पर आप समझ रहे होंगे कि यूपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में पूछ रही है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, विश्व शौचालय संगठन। अभी सोचा किसी ने क्या सोचा होगा कि यूपीएससी जो होगा विश्व शौचालय संगठन के बारे में पूछ लेगा, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या पूछ सकता है, कभी नहीं किसी ने सोचा था, पर यूपीएससी ने उसके बारे में पूछा है। तो भाई आपको क्या इसी के टाइम के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा और तुरंत के तुरंत यानी कि प्रेजेंट ऑफ माइंड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के रूप में एक है, क्या ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। आपने संयुक्त राष्ट्र के बारे में काफ़ी बार पढ़ा होगा, क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में कोई एक ऐसा संगठन है जो विश्व के शौचालय के संगठन के नाम से जाना जाता है। तो आप बिल्कुल गलत है, यानी कि ऐसा तो कुछ कभी हमने यूएन में नहीं पढ़ा है। उसका देखो वैश्विक स्वच्छता संगठन के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। तो हाँ, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन तो पहल तो कर सकता है, तभी इसको हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये हमारा सही हो। उसके बाद में क्या बोल रहा है, इसके इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित, क्या बोला है, कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में सोच की समाप्ति के लक्ष्य की ओर निधि प्रदान करना। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि संगठन निधि प्रदान कर रहा होगा। तो हालांकि हम लोगों को इसके बारे में वैसे तो नॉलेज नहीं होगी, पर इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर अपने कहते हैं कि जैसे कि अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पर आपको बता देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये ऐसा कोई भी निधि को प्रदान नहीं करता, यानी कि ना ही यूएन की एजेंसी है और ना ही कोई फंडिंग करती है। तो यानी कि एक और तीन तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे तीन है उसको काट दीजिए और एक है वो भी कट गया, यानी कि केवल दो सही है। क्या करता है ये संगठन, बस मतलब कि एक तरीके से प्रचार प्रसार करता है, कभी शौचालय दिवस मनाता है, तो कभी विश्व शौचालय कॉलेज की स्थापना करता है, कभी शौचालय शिखर सम्मेलन करता है, बस यही करता है कहीं पे, मतलब कि ऐसा नहीं कि निधि की मतलब कि निधियाँ यानी कि जो कहते हैं कि फंडिंग करे कहीं पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में बोला है क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिंह की कोई प्रजाति प्रजनन
ऋतु नहीं होती, यानी कि जो सिंह के बारे में पूछ लिया है। अभी देख रहे हो कितना डिटेल में एक एक प्रजाति के बारे में यूपीएससी कितना डिटेल में पूछ लेती है। क्या पूछा है? सिंह की सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, यानी कि सिंह जो होता है इसकी कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। तो क्या सही होगा या गलत, अभी हमें इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। तो हाँ, ये तो बात हमने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि चीता क्या है, दहाड़ता नहीं है। और आपने डिस्कवरी वाला चैनल भी देखा होगा, तब भी आप जानते होंगे कि चीता क्या होता है, दहाड़ता नहीं होता। क्योंकि चीता क्या होता है, बिल्लियों के यानी कि प्रजाति से संबंधित है। और उसके बाद में क्या बोला, नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह के द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करता है। अब बस यहाँ पे ये एक ट्रिक है, जो आप अगर समझ गए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वरना इसको आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देख रहे हो नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। तो आप जानते होंगे कि चाहे तेंदुआ हो या फिर सिंह हो, दोनों क्या करते हैं, अपना जो चिन्ह मतलब कि पहचान छोड़ने के लिए क्या करते हैं, या फिर क्या करते हैं, कुछ गंध यानी कि गंध छोड़ते हैं, या फिर क्या करते हैं, पंजों से खरोंच मारते हैं। ये सब करते रहता है। तो यानी कि तीसरा तो बिल्कुल सही मतलब कि सही नहीं हो सकता। तो यानी कि तीन जहाँ जहाँ काटेंगे तुरंत हमें इसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि कोई भी सिंह हो उसका कोई प्रजनन ऋतु नहीं होती है, और अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीते क्या होते हैं, दहाड़ते नहीं हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसान का सही विवरण करता है। तो इसको भी हम लोगों ने कल किया था। तो इसमें क्या होगा, यह नेट कार्बन यानी कि नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जो क्या है, जिसका लक्ष्य क्या है, किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना। यानी कि इसका क्या होगा, 26 का ये राइट आंसर होगा। तो आगे इसको नहीं पढ़ते हैं पूरा, क्योंकि हम लोगों ने इसको कल ही कर लिया था। इसके बदले हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ नए क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगला क्या बोला, उपयुक्त में से कितने वितरण ऊर्जा संगठन वितरण ऊर्जा संसाधन से क्या बोला है, संसाधन माने जाते हैं। यानी कि कौन से जो है वितरण ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। क्या बैटरी का भंडारण को वितरण ऊर्जा संसाधन माना जा सकता है? हाँ, तो माना जा सकता है। उसके बाद में बायोमास जनरेटर को माना जा सकता है। हाँ, तो इसको भी माना जा सकता है। और उसके बाद में अगर बात की जाए, जो ईंधन सेल होते हैं, क्या वो भी ऊर्जा का भंडारण कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ये भी कर सकते हैं। रूफटॉप या फिर प्रकाश पोल्ट्री यूनिट, तो ये भी हमारे क्या करते हैं, वितरण ऊर्जा संसाधन के रूप में माने जाते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सभी चारों विकल्प सही हैं। तो 27 का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और उसके बाद में चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसी कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है, जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है, और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित करता है। यानी कि एक ऐसा कीट है जो केवल एक पेड़ को परागित करता है। अगर वो कीट खत्म हो जाएगा तो वो वृक्ष भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा वृक्ष है, तो वो वृक्ष है हमारा, अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा तो अंजीर। अंजीर एक ऐसा पेड़ है जिसको केवल एक कीट के साथ क्या करता है, सहजीवी बन जाता है। अगर पेड़ खत्म हो जाएगा तो कीट खत्म हो जाएगा, या फिर अगर कीट खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, वो पेड़ भी खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अंजीर एक ऐसा पौधा है जिसके लिए क्या कहा गया है, एक ऐसे कीट के साथ क्या करता है, अद्वितीय संबंध रखता है, जो इस वृक्ष के साथ क्या करता है, सह विकसित हुआ है, और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागण कर सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट से क्या है, यूपीएससी ने अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे, और बेहतरीन तरीके के भी क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद बोला, निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त में से कितने विषाक्त प्रजातियाँ, यानी कि कौन सी प्रजातियाँ जो हैं विषीली हो सकती हैं। क्या तितली प्रजातियाँ विषीली होती हैं? तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा बेटिसी करके, यानी कि जो अनुहारक वाली होती है, यानी कि क्या कहते हैं, मिमिक्री वाली होता है। अगर आपने मिमिक्री वाला टॉपिक पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि तितलियों की बहुत सी प्रजातियाँ क्या होती हैं, जो विषैली तितलियाँ होती हैं उनकी मिमिक्री कर लेती हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो यानी कि तितलियों में तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो क्या होती हैं, विषीली होती हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। और मत्स्य यानी कि मछलियों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी मछलियाँ क्या होती हैं, क्या करती हैं, बहुत सारी मछलियाँ करती हैं करंट को पैदा करती हैं, या फिर बहुत सारी मछलियाँ क्या करती हैं, फॉग पैदा करती हैं, या फिर बहुत सारी मछलियाँ क्या होती हैं, विष यानी कि क्या कहते हैं, विषाक्त पदार्थ भी प्रोड्यूस करती हैं। तो मत्स्य भी हो जाएगा, मछलियाँ तितलियाँ भी हो जाएगा, और मेढक तो आप जानते होंगे कि विषीले होते हैं। तो यानी कि इसका क्या राइट आंसर होगा हमारा, सी। तो 29 का हमारा क्या हो गया, राइट आंसर सी हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देसी प्रजाति, यानी कि भारत की देसी प्रजाति कौन कौन सी हैं।
क्या रक्त चंदन भारत का देसी प्रजाति है? तो बिल्कुल सही बात है, भारत का देसी प्रजाति क्या रक्त चंदन है। पपीता क्या भारत का है? काजू क्या भारत का? तो काजू तो बिल्कुल भारत का नहीं है, और पपीता भी भारत में नहीं पाया जाता है, तो यानी कि केवल एक विकल्प सही होगा। ये सारे के सारे हमारे क्या विदेशों से आए हैं। और अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? अगला क्वेश्चन हमारा है एक इससे है, इकोनॉमिक्स से। बोला है विस्तृत, सॉरी क्या लिखा हुआ है, विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि RTGS। तो जो हमारा इकोनॉमिक्स से नहीं है, किससे, हमारा ज्योग्राफी से या फिर जो एनर्जी से संबंधित है। क्या बोला इसमें? RTGS लघु विखंडन रिएक्टर है। और उसके बाद में बोला है RTGS का उपयोग अंतरिक्ष यानों में ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। RTGS में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, और जो शस्त्र विकास का एक उत्पाद है। तो यानी कि क्या जो हमारा प्लूटोनियम 238 जो है वो क्या शस्त्र के उपयोग में बनाया जा सकता है। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि जो हमारा 3 है, यानी कि बिल्कुल सही है। और इसके बाद में क्या हमारा जो 2 है, 2 भी हमारा बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा क्या है RTGS जो हमारे यानी कि समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर जो है लघु विखंडन रिएक्टर नहीं है, तो यानी कि एक वाला हमारा गलत हो जाता है। और इसके बाद में ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा सकता है अंतरिक्ष यानों में, और इसमें क्या यूज़ होता है, प्लूटोनियम 238 का यूज़ किया जा सकता है, जो कि क्या होता है, एक शस्त्र विकास के एक उप उत्पाद है। यानी कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, पर एक हमारा गलत है। चलिए आगे पढ़ देते हैं अगला वाला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, देख के ही आप समझ गए होंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ज्योग्राफी का एक बेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो। और इस लेवल के क्वेश्चन की क्या आशा भी की जा सकती है। तो अभी चलिए पढ़ देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है कि बृहद बृहद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में रह सकते हैं। यानी कि जो बृहद तारे, यानी कि बृहद तारों को क्या कहते हैं, डार्फ वामन तारों को डार्फ स्टार कहते हैं, बृहद तारों को यानी कि ग्रेट जाइंट स्टार भी कह सकते हैं, की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। तो क्या हमारा जी सही है। वामन तारों की तुलना में बृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की उच्च दर होती है। यानी कि जो बृहद तारे होते हैं उनमें क्या होती है, नाभिकीय अभिक्रिया उच्च होती है। अभी देख रहे हैं, अगर आपने दोनों को ध्यान से पढ़ा तो दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है जो बृहद तारे हैं, बृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, अधिक होती है, और वामन तारे होते हैं उनमें क्या नाभिकीय अभिक्रिया कम होती है। अगर यहाँ पे इस वाले कथन को अगर हम सही मान लें कि बृहद तारों में क्या होगा, नाभिकीय अभिक्रिया अधिक होगी, तो जाहिर सी बात है उनका अस्तित्व क्या होगा, कम समय के लिए रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, कथन एक जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, बृहद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक तक अस्तित्व में बने रहते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाता है। यानी कि एक हमारा गलत है और कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। यानी कि जो बृहद तारे होते हैं उनमें क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया बहुत अधिक होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। वहीं जो वामन तारे होते हैं उनमें, यानी कि जिसे डॉर्फ स्टार कहते हैं, उनमें क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया बहुत ही धीमी होती है, तो वो क्या कहते हैं, लंबे समय तक रुके रहता है। इसलिए हमारे 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिनियों को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो मानव के रक्त में क्या करता है, रक्त वाहिनियों को विस्फारित करता है। विस्फारित का मतलब कि बढ़ाता है, यानी कि जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनको क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है, और क्या करता है, रक्त के प्रवाह को बढ़ा देता है। तो ऐसा कौन सा एजेंट है, उसके बारे में पूछा गया है। इसमें राइट आंसर होगा क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, आपको एक बार बता देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO3 NO2 निगेटिव। यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का होता है NO2 निगेटिव, पर नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है NO3 निगेटिव। यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है NO3 निगेटिव, और नाइट्रस ऑक्साइड का होता है NO2 निगेटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है।
और अभी चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इससे रक्त प्रवाह क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विमान पत्तनों एवं विमानों में यात्रियों के पास मौजूदा स्वा स्वाबक पदार्थ यानी कि नारकोटिक्स की पहचान, यानी क्या बोला है, उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रेडार का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि रेडार है इसका उपयोग किसमें किसमें किया जा सकता है। तो क्या विमान पत्तन में अगर कोई नारकोटिक्स का कर रहा है, अगर व्यापार कर रहा है या फिर मतलब कि लेके जा रहा है, तो उसका हम क्या कर मतलब कि उसको मॉनिटर कर सकते हैं या फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, गतिविधि को नज़र रख सकते हैं। तो अब वैसे तो अगर आप समझेंगे नॉर्मली तो नहीं मतलब कर पाएंगे, परंतु अगर इसको आप हाई लेवल पे जाएंगे तो यानी कि ये बात हमारी सही हो जाती है। वर्षण का मॉनिटर, तो हाँ वर्षण का भी मॉनिटर किया जा सकता है। पशुओं में प्रवेश, पशुओं के प्रवास की नज़र रखना, यानी कि ट्रैकिंग भी की जा सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, नहीं कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी। तो तीसरे का क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि इसका 34 का क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। और 34 का क्या हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे शायद क्वेश्चन आंसर दिया है, तो यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया है, यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है बी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी कि ए वाला। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो यूपीएससी ने इसमें क्या है, 2 और 3 को सही माना है पर एक को गलत माना है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या माना है यूपीएससी ने, केवल बी। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, बी। तो यानी कि वर्षा का मॉनिटर तो किया जा सकता है, पशुओं के प्रवास की भी नज़र रखी जा सकती है, परंतु विमान पतन में या फिर विमानों में कोई यात्री जो कि नारकोटिक्स का मतलब कि लेके जा रहा है तो उसकी पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि वो छिपा के ले जाएगा, कहीं भी पेटी में ले जा सकता है या फिर जेब में रख के ले जा सकता है। तो नॉर्मली इससे क्या कर सकते हैं हम, रेडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका यूपीएससी ने क्या माना है, 34 का राइट आंसर बी माना है। तो हम भी क्या मानेंगे, बी ही मानेंगे। और चलिए आगे देख लेते हैं, उपयुक्त में से कौन सा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। तो अगर आपको पता है राफेल क्या, हमारा राफेल क्या है, 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। तो यानी कि एक तो नहीं हो सकता है, तो यानी कि सभी 3 के तीनों नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा, यानी कि मिग और तेजस। मिग और तेजस हमारे क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, 4.5 पीढ़ी या फिर 4 पीढ़ी या फिर 3 पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। तो यानी कि भारत के पास अभी भी क्या है, कोई भी ऐसा विमान नहीं है जो कि 5वीं पीढ़ी का हो, यानी कि भारत के पास अभी कोई भी ऐसा विमान नहीं है जो 5वीं पीढ़ी का हो। तो भारत की मेन मतलब कि अभी उद्देश्य क्या है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान पाना। तो यानी कि मिग हो गया, तेजस हो गया, या फिर क्या कहते हैं कि मिग 29, तेजस या फिर राफेल। तो सारे के सारे विमान क्या हैं, 4.5 पीढ़ी के नीचे के हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी आप अगर इससे अनुमान लगा सकते हैं कि राफेल काफ़ी चर्चा में रहा था, तो राफेल क्या है, मैं 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो कि अभी तक भारत के पास प्राप्त सबसे अधिक उन्नत लड़ाकू विमान है। तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मिग और तेजस तो क्या काफ़ी पुराने हैं, तो वो क्या होंगे, 4.5 पीढ़ी से नीचे के ही होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, आज के 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए। तो वैसे तो अभी क्या है, 30 क्वेश्चन हो चुका है, पर 5 क्वेश्चन क्या थे वो रिपीट थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए। तो जिसने क्या किया है, वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो वो क्या करेगा, वीडियो को लाइक कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।